ओके सो हेलो एवरीवन। हम जा रहे हैं अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास आते हैं एंटोनियो स्नाइडर। एंटोनियो स्नाइडर आते हैं 1858 में, और ये हमें बताते हैं कि अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट कभी ना कभी आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद 1886 में आते हैं एफ बी टेलर। एफ बी टेलर जी बताते हैं कि हमारे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर चारों तरफ से हमें एक मैसिव आइस शीट देखने को मिलता है। मतलब कि पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका किसी समय में बर्फ से घिरा हुआ था। उसके बाद साइंटिस्टों में एक घमासान सी लग जाती है ये पता करने के लिए कि बेसिकली में हो क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर आते हैं 1912 में। अल्फ्रेड वेगनर पब्लिश करते हैं फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें ये हमें बताते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में कि सारा का सारा हमारा जितना भी आज कॉन्टिनेंट है, ये सारा कॉन्टिनेंट एक टाइम पे एक साथ था, एक लैंड मास था जिसे हम कहते थे पेंजिया। पेंजिया के चारों तरफ हमें ओशन जो देखने को मिलता था वो हमारा था पेंथालासा। उसके बाद फर्दर पेंजिया टाइम बीतता गया और ये 250 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। उसके बाद सारा का सारा टाइम बीतता गया और सारे कॉन्टिनेंट फर्दर आपस में आज जैसा प्रेजेंट है हम देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक और इमेज है, हम देखेंगे। हाँ, ये हमारा पेंजिया, सारे के सारे लैंड मास एक साथ हैं 225 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग लगभग 250 मिलियन ईयर्स अगो। और फिर 150 मिलियन ईयर्स अगो हम देखते हैं, हमें दिखता है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इसके बीच में से हमें तथित सी देखने को मिलती है। गोंडवाना लैंड हमारे झारखंड के पास छोटा नागपुर प्लेटू में एक गोंड ट्राइब रहती है, उसके नाम पे हमने इसका नाम गोंडवाना लैंड रखा हुआ है। उसके बाद से फर्दर टाइम बीतता है 100 मिलियन ईयर्स अगो। हम देखते हैं हमें नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इंडिया देखने को मिल रहा है, जो कि आगे चलते हुए यहाँ पर आकर के हमारा ये यूरेशिया जो हमारा है यहाँ पे ये टकराएगा और जिससे हिमालय का फॉर्मेशन होगा। आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आज का हम देख लेते हैं कि हमें आज हमारा ग्लोब कैसा दिखता है। आज सारे कॉन्टिनेंट हमारे इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे वापस अपने टॉपिक के ऊपर। इतना अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। अब अगर उन्होंने बताया है तो जाहिर सी बात है कि उनसे एविडेंस मांगे जाएंगे। एविडेंस उन्होंने क्या प्रूफ किया, सबसे पहले हम देख सकते हैं कोल इन किरुना, स्वीडन। स्वीडन, यहाँ पे हमारे पास स्वीडन है, रशिया के पास, आप देख सकते हैं, क्लियर विजिबल होगा। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को आप लाइक करें। यहाँ पे रशिया है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये स्वीडन हमें देखने को मिलता है। और स्वीडन में किरुना में हमें कोल डिपॉजिट देखने को मिलता है। जब हमें यहाँ पे कोल डिपॉजिट देखने को मिलता है तो उससे पता ये चलता है। अब बेसिकली यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जमीन के अंदर कोल के बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक हमें जो हीट चाहिए वो नॉर्मल जगह से थोड़ा सा अलग चाहिए। इससे हमें ये पता चला कि स्वीडन कभी ना कभी हमें थोड़ा सा लोअर लैटिट्यूड पे कभी ना कभी रिलाई करता होगा। यहाँ पे कोल डिपॉजिट देखने को मिलता है, तो इससे हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि बेसिकली देखो, इक्वेटर के पास ही ज़्यादातर हमें कोल देखने को मिलता है। और जो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे देखा, स्वीडन हमारे पास यहाँ पर ये काफ़ी ऊपर देखने को मिलता है, इक्वेटर के पास नहीं है। तो ये इस टाइम हायर लैटिट्यूड पर है, और कोल होने के लिए हमें लोअर लैटिट्यूड में इक्वेटर के पास आना पड़ेगा। तो इससे साइंटिस्ट जो हमारे अल्फ्रेड वेगनर हैं ये अंदाज़ा लगाया कि कभी ना कभी जो स्वीडन होगा ये नीचे इक्वेटर के पास होगा। आगे देखते हैं, हमें हमें यहाँ पे है टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट डिपॉजिट बेसिकली होता है कि जब हमारे ग्लेशियर होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे ग्लेशियर्स हैं, तो वो ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो अपने कुछ सेडिमेंट डिपॉजिट छोड़ करके जाते हैं। हमारे झारखंड के पास छोटा नागपुर प्लेटू में हमें टिल्ट डिपॉजिट देखने को मिलता है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, कभी ना कभी वो जो एरिया है वो पोल्स के पास होगा, वहाँ पर ग्लेशियर्स होंगे। इसीलिए वहाँ पे गोंड ट्राइब जो रहती है उनके नाम पे हमें गोंडवाना लैंड नाम रख दिया है। उसके बाद जिग्साफिट। जिग्साफिट में हम ये जान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा जो है टिलाइट डिपॉजिट यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पे ये
जिग्स ऑफ इट। अगर हम देखें तो हमारे जो भी कॉन्टिनेंट है कहीं ना कहीं सारे एक साथ फिट हो जाते हैं। ये हमें अल्फ्रेड वेगनर जी ने बताया कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक साथ फिट हो जाते हैं। उसके बाद से हमारे पास कुछ बॉटनिक एविडेंस उन्होंने प्रूफ किए। बॉटनिक एविडेंस में उन्होंने बताया कि जो सेम फॉसिल हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि कुछ खास टाइप के स्पीसीज होते हैं जो किसी स्पेशल क्लाइमेट में ही हमें देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें वो स्पेशल टाइप ऑफ स्पीसीज पूरे के पूरे हर एक कॉन्टिनेंट में देखने को उनके फॉसिल हमें मिल रहे हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कभी ना कभी ये सारे के सारे एक साथ यहाँ पे रहते होंगे। बिहेवियर ऑफ एनिमल। बिहेवियर ऑफ एनिमल में क्या है, जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बिहेवियर ऑफ एनिमल। आपको पता होगा जो लॉयन है, लॉयन और टाइगर दोनों नेचुरली हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा इंडिया में ही हो रहा है। जब हमारा इंडिया यहाँ पे जब हमारा इंडिया ये अफ्रीका का पार्ट था, तब लॉयन अफ्रीका से इधर की तरफ माइग्रेट किए, और जब ये जा करके यूरेशिया में यहाँ पर टकराया, तब वहाँ से टाइगर माइग्रेट किए इंडिया में। और टाइम बीतने के साथ साथ हम देख सकते हैं कि इंडिया में हमें लॉयन और टाइगर एक साथ देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक बिहेवियर और है एनिमल्स का कि सारे के सारे हमें हर एक कॉन्टिनेंट में हम देखने को मिलते हैं कि अगर कुछ जानवरों को ऐसा महसूस होता है, कुछ खतरा महसूस होता है, अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई भी उन्हें परेशानी होती है, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाते हैं। उन्हें नहीं पता उस डायरेक्शन में क्या है, पर वो झुंड के साथ बना करके उस डायरेक्शन में जाते हैं और जा करके फिर वो ओशन में गिर जाते हैं। तो ये बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अल्फ्रेड वेगनर जी ने जियोलॉजिकल एविडेंस प्रूफ किया। जियोलॉजिकल एविडेंस में जैसे कि अभी बता दिया ये पेंजिया आइलैंड के बारे में, जो रॉक्स हैं, अब बेसिकली सारे के सारे किसी टाइम पे एक साथ थे। तो जो पुराने बने हुए रॉक्स हैं उनके एजेस, उनके अंदर की जो प्रॉपर्टी है, जो मिनरल्स हैं, वो सब सिमिलर देखने को मिले। फॉसिल फ्यूल हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के जो फॉसिल फ्यूल हैं सारे के सारे कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद से आगे है पैलियोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे पैलियोमैग्नेटिज्म में क्या है कि स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की हम करते हैं, जिसमें हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं, जिससे उन्होंने इसके से लेकर के बताया कि हाँ ये भी एक कारण हो सकता है हमारे कॉन्टिनेंट का मूव करने का। तो ये फॉसल हमें देखने को मिल रहा है, ये इसका फॉसल हमें इस पूरे एरिया में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये फॉसल एविडेंस ऑफ ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल, इसका हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ एविडेंस है हमारे पास। उसके बाद अल्फ्रेड वेगनर ने जो फोर्सेस हमें बताई, सबसे पहले हम फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं। टाइडल फोर्सेस। टाइडल फोर्सेस बेसिकली कैसे फोर्सेस है, ये हमारे सन और मून के ग्रेविटी के कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाँ सन और मून की ग्रेविटी के कारण भी हो सकता है कि हमारे कॉन्टिनेंट जो है मूव कर गए हो एक जगह से दूसरी जगह। उन्होंने बियॉन्सी फोर्स बताया। बियॉन्सी फोर्स में उन्होंने बताया कि हाँ हो सकता है कि हमारा जो लैंड मास है वो नीचे वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह चला गया, जो कि आगे ट्रू कंसिडर नहीं किया गया। पोल फीलिंग फोर्स, उन्होंने बताया कि जो हमारे पोल्स हैं अर्थ के रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिससे हमारे सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट होकर के पोल से दूर और इक्वेटर के पास चले गए। ये पोल से दूर इक्वेटर के पास चले गए। ये तीन फोर्सेस उन्होंने हमें बताया, टाइडल फोर्स, बियॉन्सी फोर्स और पोल फीलिंग फोर्स। आई होप आपको ये क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्रिटिसिज्म, कि बेसिकली ऐसा क्या हुआ कि आगे हमारे अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फोर्सेस, अल्फ्रेड वेगनर ने जो फोर्सेस बताए वो फोर्सेस इनफ नहीं है हमारे इतने बड़े कॉन्टिनेंट के लैंड मास को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। उन्होंने जो एविडेंस हमें बताया, एविडेंस भी प्रॉपर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने टाइमिंग बताया 250 मिलियन ईयर अगो, बट वो ये नहीं बता पाए कि क्यों इसी टाइम ऐसा हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, इससे बाद क्यों नहीं हुआ। ठीक है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए।
कोई किसी भी चीज़ का अगर वो टाइडल फोर्स के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पे भी कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारी साइंटिस्ट कम्युनिटी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। जिक्स ऑफ इट अब उन्होंने बताया, तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा हमारे पास ये जिक्स ऑफ इट, बट हमारे बहुत सारे ऐसे अ, हमें आइलैंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वो कहीं पे फिट नहीं हो पा रहे थे। उसको वो नहीं बता पाए कि बेसिकली ये कारण क्यों है कि ये फिट नहीं हो पा रहे हैं कहीं पर भी। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर वो नहीं दे पाए, जिसके कारण से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को आगे चल के एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। सो आई होप आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ में आई हो। अगर कहीं पे मुझसे कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और आगे से मैं और अच्छा करने का ट्राई करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।